प्रदेश पुनः चर्चे में, और इस बार चर्चा समाज में भी है, मीडिया में भी है और अदालत में भी। बात कर रहा हूं ज्ञान वापी मस्जिद की। नाम कितना बढ़िया है, ज्ञान वापी, और मस्जिद है ये। मल्टी कल्चरलिज्म सेकुलरिज्म का इससे बेहतरीन एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। दूसरा मसला है ताजमहल का, और इनके जो इतिहासकार हैं वो पीएन ओक हैं। सोच लीजिए कि लेवल शोध का किस लेवल का होगा। क्या चल रहा है मामला, कोर्ट ने क्या कहा है, तमाम अदालत में मामला है, क्या कहा है, तमाम इश्यूज को जानने के लिए हम सीधे बात कर रहे हैं जेपी सिंह साहब से, वरिष्ठ पत्रकार संपादक हैं इलाहाबाद से। सिंह साहब जुड़े हैं हमसे। क्या चल रहा है सर? उत्तर प्रदेश को तो पूरा न्यूज में ही रख रहे हैं। देखिए सर, ये जिस समय बाबरी मस्जिद का मामला शुरू हुआ कि राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ, उसके लिए तमाम यात्राएं विश्व हिंदू परिषद ने निकाली। उसी समय से काशी का मसला भी उठा और आपके मथुरा का मसला भी उठा, श्री कृष्ण जन्मभूमि का। और ताजमहल के बारे में भी एक किसी सज्जन ने जो है वो पूरी एक किताब लिखी है, जो तमाम जो है जो हिंदूवादी हैं या जो इसमें विश्वास करते हैं कि ताजमहल कभी मंदिर रहा होगा, कि साहब ये तेजो महालय था, ये शिव जी का मंदिर था, उसमें एक किताब ही लिख डाली है, उपन्यास तरीका। आपका जब से बाबरी मस्जिद का विवाद संपन्न हुआ उसके बाद से आरएसएस के लोग अलग अलग न्यायिक मंचों पर सक्रिय हो गए, क्योंकि बीच में इन्होंने न्यायपालिका को कंधा बना करके अपना एजेंडा लागू कराया। जैसे 3 तलाक। 3 तलाक में दीपक मिश्रा साहब एक क्रिश्चियन तलाक का मामला सुन रहे थे और उसमें उन्होंने जो है वो लास्ट में टिप्पणी कर दी कि साहब इसी तरह जो मुसलमानों में ये 3 तलाक है, ये तलाक है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो जब उन्होंने किया तो कुछ आजकल जो अवसरवादी लोग हैं उसमें कुछ लोग जो है अल्पसंख्यक समुदाय के भी बीजेपी में या उनके संगठनों में शामिल हो गए, उनकी तरफ से भी कई महिलाओं ने 3 तलाक पर जो है आवेदन कर दिया और अदालत से डिसाइड हो गया। सरकार को उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पड़ा। जब वहां उन्होंने कहा तब से साफ हुआ कि 3 तलाक जो है ये गलत। तो अब आपको इसमें अश्विनी उपाध्याय साहब ने, जो अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और तमाम जो बीजेपी के एजेंडे को जागृत करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो पीआईएल के रूप में दाखिल करते हैं। कुछ चीजों पर नोटिस जारी हो जाती है, कुछ सरसरी निगाह से खारिज हो जाती है, और वो पिछले 4 कार्यकाल में चीफ जस्टिसों के खूब फले फूले अश्विनी उपाध्याय। वो कार्यकाल थे जस्टिस खेहर के, फिर जस्टिस दीपक मिश्रा के, फिर जस्टिस रंजन गोगोई के, और फिर जस्टिस बोबोड़े के। तो अब साहब बोबोड़े के कार्यकाल में उन्होंने 13 मार्च 1921 को तत्कालीन चीफ जस्टिस बोबोड़े और एस बोपन्ना की पीठ के सामने एक मामला दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि धर्म स्थल अधिनियम 1991 में संशोधन किया जाना चाहिए। इस पर विचार के लिए वो आपके बोबोड़े और बोपन्ना साहब ने स्वीकार कर लिया, और ये मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 2021 से लंबित है। इस बीच में कृष्ण जन्मभूमि के विवाद के लिए वहां दाखिल हुआ साहब, ये जो मस्जिद है बगल में वो कृष्ण जन्मभूमि है, वो जो समझौता जिन पक्षों ने किया था वो गलत था, उसको पुनरीक्षा किया जाए, उस समझौते को रद्द किया जाए, नए सिरे से इस पे बात की जाए। इसी तरह ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मोहल्ले का नाम है जहां वो मस्जिद है, उसका नाम ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है। अच्छा। ज्ञानवापी उस एरिया का नाम है, उस एरिया में ये मस्जिद है। तो उस एरिया में मस्जिद तो जामा मस्जिद जैसे नहीं है, जामा मस्जिद में जामा शब्द लगा हुआ है मस्जिद में, या आपके बुढ़ा ताजिया मस्जिद या रोशन बाग मस्जिद या आपके दिल्ली में जामिया मस्जिद, इस तरह होता है। तो उस तरह ज्ञानवापी मोहल्ले के कारण ज्ञानवापी में सिर्फ यही नहीं है मस्जिद, वहां पर मंदिर भी है आपके क्या कहते हैं उनका, काशी विश्वनाथ का। जी जी जी। तो इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद ही कहा जाता है। वहां हुआ साहब इसका सर्वे किया जाए, ये कौन श्रृंगार गौरी का जो है वो जो मंदिर है वो सब उसी में है, और ये जो है वो ये मंदिर मस्जिद मंदिर तोड़ के बनवाया गया है, तो फलाना है धिमाका है। उसमें साहब वो जो वीडियोग्राफी और सर्वे का जो है
लोअर कोर्ट से आदेश हो गया, हाई कोर्ट में मामला गया तो वहां भी भाई लाइक माइंडेड जज है तो उन्होंने इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उसको खारिज कर दिया। अब यहाँ मामला था कि मस्जिद में घुस के सर्वे हो सकता है कि नहीं, वीडियोग्राफी हो सकती है कि नहीं, है ना। तो अब सवाल इस बात का है कि अगर पॉलिटिकली आप इस मामले को निपटे तो शायद न निपट पाए, अगर कानून उसमें, न्यायपालिका उसमें अगर आपकी सहायक बन के घुस जाती है, जैसे बाबरी मस्जिद भी खुलवाने का आदेश पहले न्यायपालिका ने ही दिया था लोअर कैडर में, जो कि बढ़ते बढ़ते कहां तक गया और उसका क्या नतीजा हुआ ये आप सब लोग देख रहे हैं। तो साहब न्यायपालिका भी अगर उनके उसमें उनके कार्यों में मिल जाए तो न्यायपालिका से जब आदेश हो जाए साहब सरकार कहेगी पॉलिटिकल नहीं है तो न्यायपालिका का आदेश है, हम क्या करें। तो सवाल इस बात का है कि इसके लिए हुआ ये कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो नरसिम्हा राव सरकार पर बहुत दबाव पड़ा और आपके 1991 में एक पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि बाबरी मस्जिद को छोड़ के, चूंकि अब ये विवादित हो गई है, ध्वस्त हो गई है, वर्ष 1947 तक, 15 अगस्त 1947 जिस दिन आजाद हुआ था, उस दिन धार्मिक स्थलों का जो चरित्र था वो वही रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार जो है बदलाव नहीं होगा। और इसे चुनौती देने वाली किसी भी अपील या किसी भी याचिका को किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी के समक्ष स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। अब ये प्रावधान आपका है, इसके बावजूद आपके न्यायालय इसको स्वीकार कर रहे हैं और हाई कोर्ट में मामला जा रहा है तो हाई कोर्ट उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये एक प्रकार से दुरभिसंधि है जो न्यायालय में लाइक माइंडेड लोग बैठे हैं उनके द्वारा और भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा मुकदमा दाखिल होता है, वो उस पर संज्ञान लेके जो है उस पर जो है आदेश पारित कर देते हैं और फिर ये मामला जागृता अवस्था में आ जाता है। अब इसी में मान लीजिए कि जज साहब बदल दिए जाए, ये मामला धीरे धीरे चलता रहे, किसी दिन जज साहब कहेंगे नहीं ये मस्जिद नहीं मंदिर है, फिर अब आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़िए कि मंदिर है कि मस्जिद है, क्योंकि जज साहब ने एक आदेश दे दिया है। तो अब जैसे ये मामला ज्ञानवापी वाला था, रुक गया था, उसके कमिश्नर को, जो कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त किया था, उन पर विवाद था, ये मामला फिर से अदालत में गया। वहां 3 दिन सुनवाई के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रखा था लोकल कोर्ट ने। आज उस कोर्ट ने कहा कि नहीं, खारिज कर दिया जो है वो क्या कहते हैं मामले को कि ये सर्वे नहीं हो सकता, मुस्लिमों की जो अपील या जो भी याचिका थी उसको खारिज कर दिया और कहा कि नहीं सर्वे होगा, और ये भी कह दिया 3 दिन में, मैंने मंगलवार तक सब सर्वे करके हमारे पास रिपोर्ट दाखिल करिए। इस बीच में एक पार्टी इस कानून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में भी गई है। ये जो आपका धर्मस्थल विशेष प्रावधान अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत स्वरूप नहीं बदला जा सकता, तो ये सब सर्वे और ये फोटोग्राफी और ये वीडियोग्राफी ये सब नहीं हो सकती। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में गया, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान नहीं लिया, न नोटिस जारी की, न खारिज किया, अभी वहां पर ये मामला पड़ा हुआ है। तो आज ये ज्ञानवापी का आज ये डेवलपमेंट रहा। अभी इसमें जो उन्होंने लोकल दिया है तो हो सकता है कि मुस्लिम पक्ष इसको हाई कोर्ट में चुनौती दे, तो अब जो देगा तो देगा, लेकिन अब विवाद तो है ही है। दूसरा मामला ताजमहल का है। ताजमहल में कहा गया कि साहब 22 कमरे हैं और उस 22 कमरे में हिंदू आइडल्स जो है वो रखे गए हैं, तो उन कमरों को खोलने की अनुमति दी जाए और उन कमरों को खोलने की अनुमति के साथ जो है वो क्या कहते हैं, मतलब उसका देखा जाए कि हिसाब किताब किया जाए कि आखिर क्या है, क्योंकि ये तो तेजो महाल है, ये तो है ही नहीं है। अब उसको वहां लखनऊ बेंच में हाई कोर्ट ने, मतलब आप समझिए कि बहुत तगड़ा फटकार लगाया और इसको अयोध्या के बीजेपी के जो है वो क्या कहते हैं कार्यकर्ता ने, एक पदाधिकारी ने इसको जो है याचिका दाखिल की थी, पीआईएल दाखिल किया था। उन्होंने यहां तक कहा कि ताजमहल के बारे में पहले जाके रिसर्च कीजिए और फिर याचिका डालिए, पीआईएल को मजाक मत बनाइए, आप पढ़िए पहले कि ताजमहल कब और किसने बनवाया। तो ये आपको आज ये ताजमहल के बारे में आपके हाई कोर्ट ने इनको बहुत ही तगड़ा जो है मतलब समझ की झटका दिया है कि जो ताजमहल में 22 कमरे खुलवाने गए थे, लेकिन अब उन्होंने झटका दिया है तो वहां भी ये डबल बेंच में जा सकते हैं, वहां से भी फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं।
अब आगे की कोर्ट डबल बेंच क्या करेगी या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? कहने का मतलब है ना कि देखिए, आपके पास किसी मुकदमे की कोई फाइल नहीं है, आपने एक डीएम के नाम एप्लीकेशन तैयार की कि साहब फलाने जगह ये गड़बड़ हो गया है, ऐसा है वैसा है। डीएम के सामने जब आप प्रस्तुत करेंगे एप्लीकेशन, तो डीएम साहब यही लिखेंगे उसमें, फाइल के साथ पेश करें। अब वो पुरानी फाइल डीएम साहब अपने ऑफिस में ढूंढवाएं, तो पुरानी फाइल पेश करें तो जागृत हो गया मामला ना। अब जागृत हो गया मामला, उसके बाद फाइल आई, डीएम साहब ने कोई आदेश दिया तो आप उसके खिलाफ चले गए, फिर आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट चले गए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चले गए, मतलब तमाम ऑप्शन, कमिश्नर के यहाँ चले गए, तमाम ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो पहले आप एक एप्लीकेशन दीजिए और उसमें इनिशियल स्तर पर ही अगर पूजा स्थल विशेष कानून का जो है वो क्या कहते हैं लोअर कोर्ट में इस्तेमाल होता है, जज साहब अपनी बुद्धि लगाते, ये मामला आगे ही नहीं बढ़ता। अब ताजमहल पर रिसर्च करने की सलाह जो है जज साहब ने दे दी, कहा कि यूनिवर्सिटी जाओ पीएचडी करो तब कोर्ट आना, रिसर्च में कोई रोके तब हमारे पास आना। जब इतिहास को आपके मुताबिक नहीं पढ़ाया जाएगा तो बहरहाल अब ये सब स्थिति है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये अयोध्या के मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने ये मामला दायर किया था। जी जी। अभी कुतुब मीनार पे भी कल हंगामा किया है लोग। नहीं तो अब भाई कुतुब मीनार उसी श्रेणी में है। इन्होंने तो देखिए, आप अगर उत्तर भारत और दक्षिण भारत को देखेंगे, जी तो बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर को छोड़ के आप अगर गंगोत्री जमुनोत्री चले जाएं, आप इवन कि पहले वैष्णो देवी चले जाते थे या आप और कहीं भी जाते थे, तो उस तरह के भव्य स्ट्रक्चर मंदिरों के नहीं है जो भव्य स्ट्रक्चर आपका क्या कहते हैं दक्षिण भारत में मंदिरों के हैं। जी तो आपके लोग पहले ये बनवाते ही नहीं थे, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि जो उत्तर भारत की नदियां थी गंगा और सरयू, ये बहुत बड़े पैमाने पर जो है तहस नहस करती थी। ये तो आपके अकबर के समय से बांध बनना शुरू हुआ, जैसे प्रयागराज को दोनों गंगा जमुना के बांध से बांधा गया, तभी आप प्रयागराज का ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। पहले गंगा कहाँ कहाँ से बहती थी, खुदाई में नीचे बालू निकलता है, इलाहाबाद शहर में जो है जगह जगह पर जमुना में का बालू निकलता है, तो तब हुआ। अब इसी तरह सरयू में भी बहुत सी जगह चेक डैम बन गए, बहुत सी जगह वो हो गया, नहीं तो सरयू भी 50-50 किलोमीटर तक रास्ता बदलती थी। इसी तरह कोसी अभी भी रास्ता बदलती है बिहार में, 50-50 किलोमीटर रास्ता बदल देती है। पूरा जो खेत है वो जो है आपके बालू और परती में जो है मतलब बदल जाता है। तो नदियों का देश था, तमाम इस तरह जो है वो हर साल नुकसान होता था, तो स्थायी रूप से कुछ जल्दी नहीं हो पाता था। अगर कोई स्ट्रक्चर आप उत्तर भारत में देखेंगे तो राजस्थान में जो आप राजमहलों को देखेंगे, तो आप राजस्थान में भी एक बात को गौर करेंगे कि जो मुगल सरकारों से, माने मुगल परिवारों से जिन राजपुताना राजघरानों की रिश्तेदारियां हो गई थी, वहां के महल स्टैंडर्ड हो गए थे, विलासिता से परिपूर्ण हो गए थे। लेकिन अगर महाराणा प्रताप के खानदान के महलों को देखें तो उदयपुर को छोड़ के जो आपका चाहे कुंभलगढ़ हो, चाहे आपका चित्तौड़गढ़ हो, चाहे जो भी हो, आप जाके महल में देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर भले जो भी हो लेकिन उसमें भव्यता नहीं है। आपको भव्यता या तो मुगलों के महल में मिलेगी, या आपको जो मुगलों के रिश्तेदार जयपुर घराना हो गया और जो है आपका मारवाड़ घराना हो गया, इन घरानों के महलों में आपको भव्यता दिखेगी। आपको जो है वो क्या कहते हैं बाकी जगह भव्यता नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि इनके पास वो था ही नहीं, हार्ड लाइफ थी, वो विलासिता में परिपूर्ण थे, तो वो लड़ते भी थे और लेकिन फिर भी आप जो है वो आगरा में जो मुमताज महल के कपड़े रखे हैं, जरा उनको जाके देखिए कि मुमताज महल कौन से कपड़े पहनती थी, और आज अंबानी परिवार और रानी परिवार की महिलाएं कौन सी कपड़े पहन रही हैं। आपके दिल्ली में जो और तमाम पूंजीपति हैं उनके घर की महिलाएं कैसे कपड़े पहन रही है, और मुमताज महल का कपड़ा जाके जरा देखिए। आप अकबर के किले में आगरा में चले जाइए, आपके ये जो फतेहपुर सीकरी में बना है, टॉयलेट नहीं है, आप समझ लीजिए उन किलों में टॉयलेट, जो महल है ना उसमें टॉयलेट्स नहीं है। मतलब उस समय भी आदिम काल में जैसे आज भी बहुत से गांव में स्त्री और पुरुष खेतों में जाते हैं, वैसे ही वहां जो है दिनचर्या के लिए खेतों में जाया जाता होगा, जो पीछे जंगल पड़ा हुआ है। आप उनकी वो देख लीजिए, वो जो पत्थर के जो है मतलब की जो हवेली है उसमें भव्यता क्या है, फतेहपुर सीकरी में देखिए खाली लाल पत्थर से बना है बस,
बल्कि उससे ज्यादा भव्यता तो आपको आगरा के किले में देखने को मिल जाएगी। तो आप जो है आपका गोलकुंडा के किले में चले जाइए, जाके देखिए ना कि कितनी भव्यता है। आपको लगेगा ये तो भव्यता है नहीं, तो बड़ी हार्ड लाइफ है रही होगी जो उस समय के राजा रहे होंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है ना कि मतलब आप चीजों को तोड़िए मरोड़िए और उनको भव्यता के साथ प्रस्तुत कीजिए। लोग जो आज सिनेमा में देखेंगे, लोग आज वो देखेंगे तो सोचेंगे इसी तरह भव्यता रहा होगा। सर, अगर बुद्धिस्ट लोग अपना मंदिर सब वापस लेने का आंदोलन चलाए तो बहुत सारे हिंदू मंदिर तो चले जाएंगे, बौद्ध टेम्पल हो जाएंगे। अब वो बुद्धिस्ट लोग अगर चलाएं तब ना, बुद्धिस्ट तो इतने कमजोर हो गए भारत में कि क्या करेंगे आप बताइए तो। या बुद्धिस्टों को भी कुछ लोग जातिवाद में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि गौतम बुद्ध ने तो सारी जातियों को ध्वस्त कर दिया था। ये तो जी बृहद्रथ की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग ने फिर से ब्राह्मणवाद की स्थापना की और सनातन जो आज आप देख रहे हैं, और तमाम जी इतने आपके पाखंड में बांध दिया कि लोग उसी में डूबते उतराते रहे, सोचने का वक्त ही ना मिले। कितने जी स्तूप, कितने आपके वो सब जो है तुड़वा लिए थे, जो है आपके पुष्यमित्र शुंग ने, उनके बाद लगातार तोड़वाते गए। बहुत कम बचा हुआ है। अगर बुद्धिस्ट लोग सब मांगने लगे तो कहाँ रुकेंगे सर? नहीं, ये लेकिन ये कहाँ वो से मांग तो कौन सी करेंगे। चीज रिस्टोर करेंगे ये? रामेश्वरम धाम भी बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है, ये हम नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल ने लिखा है। जी, वो तो समय के साथ और बदलता है ना। अब वहां वहां पर भी आपके वैष्णव और शैवों की बहुत लड़ाई थी। हम्म, वहां भी आपके क्या कहते हैं, तमिलनाडु में भी या दक्षिण भारत में भी आप कह सकते हैं। तो वहां आपके राम तो खैर है ही नहीं है। वहां जितने मंदिर में जाएंगे आपको मैक्सिमम मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्ति एक साथ एक ही प्रतिमा में मिलेगी। जी और वो भी इसलिए स्थापित की गई ताकि वैष्णव और शैवों की लड़ाई बंद हो। हम्म, वैष्णव और शैव में वहां बहुत जबरदस्त लड़ाई है। और अभी भी जो ब्राह्मणवाद का सबसे कठोर चेहरा है वो तमिलनाडु में भी है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर हम्म, प्रदेश में तो बहुत कम हो गया है। वो तमिलनाडु में भी आज ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण या द्रविड़ की लड़ाई मैक्सिमम अगर जो है कहीं तो तमिलनाडु में ही है। आज की डेट में भी जो छुआछूत की तमाम घटनाएं तमिलनाडु से सामने आती हैं, वो घटनाएं बाकी जगह पर बहुत कम हो गई हैं। बाकी जगह जो कुछ मूर्ख टाइप के नए लड़के पैदा हो गए हैं, वो उनको भले ही प्रैक्टिस करते हो, लेकिन बाकी लोगों में ये सब बात नहीं है। ऐसा मतलब मेरा मानना है। नहीं नहीं, स्टालिन ने कितना नकेल कसे रहता है। नहीं, स्टालिन क्या, वो तो आपके पेरियार साहब ने जो है ब्राह्मणवाद का वहां ये- खात्मा करा दिया। हाँ हाँ, हाँ पेरियार हाँ साहब। हाँ, जबकि वो स्वयं शरीर से ब्राह्मण थे, वो हम्म, जन्मना ब्राह्मण थे, लेकिन उनको बात अच्छी नहीं लगी। अब बौद्ध को आप चाहे शाक्य कह दीजिए या तो राजपूत कह दीजिए, उन्होंने पूरे ब्राह्मण धर्म को जो है क्या कहते हैं रसातल में मिला दिया था कि नहीं मिला दिया था? जैन एकदम स्वामी एकदम। ने मिला दिया था कि नहीं मिला दिया था? और वो बृहद्रथ की, चूंकि राज्य पोषित हो गया था, तो राज्य के हटने के बाद जो दूसरा राजा आया उसने जो है उसको फिर से पुनर्स्थापित करा दिया, क्योंकि राज हम्म, सत्ता से लड़ना तो बहुत कठिन काम है ना। जी जी जी। जी ठीक है सर, शुक्रिया सर, और इसमें हम लोग की नजर बनी रहेगी, और ये जानबूझकर मुझे लगता है कि ये पूरा जो जितना कुतुब मीनार और आगरा ताजमहल, महंगाई, पेट्रोल, अनाज, फूड क्राइसिस और लंका का जो प्रभाव पड़ सकता है संभावित, और यूक्रेन और रूस का जो प्रभाव पड़ सकता है फूड सप्लाई को लेकर, उन तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए तरह तरह की लीलाएं रची जा रही। इसी बीच सरकार कुछ कुछ बेच भी रही है। अभी हेलीकॉप्टर वाला डिपार्टमेंट भी बिक गया, तो सरकार बेच भी रही है। क्राइसिस भी है, पेट्रोल इतना महंगा है, गैस महंगा है, फूड महंगा होने जा रहा है। लेकिन आप राम रहीम, कुतुब मीनार, आगरा, ताजमहल, तेजो महल, इसमें उलझे रहिए। ध्यान देने की जरूरत है, जो कई बार दिखता है। जी जी सर। प्रसंगवश उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, हाँ और हाई स्कूल में जो प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, जी बच्चों को मतलब शून्य ज्ञान है समझ लीजिए आप। वो जी। पैसा दे करके और वो दे करके उनको नंबर जो है खरीदा जा रहा है। साथ में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये व्यवस्था कर दिया है कि अगर 30 नंबर का प्रैक्टिकल है तो 15 नंबर मैनेजमेंट देगा, 15 नंबर जो है वो जो एग्जामिनर जाएगा देगा। तो 15 नंबर में वो पैसा लेके 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर तो पास तो ऐसे ही हो गया, अगर वो जीरो भी दे तो पास हो गया। फिर वो जो जी जाता है उसको भी पैसा देने। आप समझिए कि माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल शून्य हो गई।
शून्य के भजन। बराबर चली गई है हिंदी स्कूलों में, जो सरकारी स्कूल है या जो मान्यता प्राप्त हिंदी स्कूल है। और आप ये समझिए कि ये भी सरकार का एक कुचक्र है कि जब मूर्ख रहेंगे तभी जो है घंटी घड़ियाल ज्यादा बजाएंगे, तभी वो जो हाँ। है वो आपके रथ यात्रा में शामिल होंगे, तभी वो कांवड़ यात्रा लेके जाएंगे। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो अपने बच्चे को सीरियसली पढ़ा रहा है, अपने बच्चे को न कभी कांवड़ यात्रा में जाने देता है, न कभी ढोल मजीरा बजाने जाने देता है, न कभी वो अखंड रामायण में शामिल होने देता है, न कभी वो जो रात में आजकल जो है वो आपका पंजाबियों वाला जो पूरे उत्तर भारत में शुरू हो गया भगवती जागरण, रात भर फिल्मी गाने पे जो नाच गाना होता है उसमें जाने दे रहा है। खाली जो अशिक्षित और पिछड़े समाज में पिछड़ते जा रहे हैं, वो तो सभी जातियों के लोग हैं, वो हम्म। लोग जो है उनके बच्चे सब इसी सब काम में जो है वो संलग्न है। वो जो है बीड़ी भी पी रहे हैं, वो सिगरेट भी पी रहे हैं, वो बम भी बना रहे और बाकी लोगों के बच्चे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज और मैनेजमेंट पढ़ने जा हैं। जी। रहे हैं। शुक्रिया सर। और ये जेपी सिंह साहब थे, पूरा वीडियो सुनिएगा और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। लगातार जो लीलाओं के पीछे जो लीला होती है ना, असली लीला, वो पर्दाफाश आपको बीच बीच में हम लोग करते रहेंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्कार।